हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यानी, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। ये पार्ट 1 है वीडियो का। इक्वालिटी पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा, जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो जस्टिस एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना स्टेट या सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, राइट? इसे प्रेजेंट होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्टिस को हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं स्टेट और सोसाइटी से। जस्टिस एक इज द वॉइस ऑफ गॉड, एक तरीके से भगवान की वाणी को हम जस्टिस कहते हैं या न्याय कहते हैं। डेमोक्रेसी और सोशलिज्म ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, इसे काफ़ी ज़्यादा बदला और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिले बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। सो जस्टिस की प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है? कंटेम्पररी वर्ल्ड में जस्टिस कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है? जस्टिस प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि एक लॉजिकल क्राइटेरिया कैसे डिटरमिन किया जाए जिससे कि गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, ऑनर्स और जो ड्यूटीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं, इनको सोसाइटी में हम स्केर्सिटी सिचुएशन में कैसे इन चीज़ों को अच्छे से डिवाइड कर पाएं या एलोकेट कर पाएं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे के समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। जस्टिस की प्रॉब्लम ये है, करंट सिचुएशन में जो जस्टिस प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि किसी लॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर, ठीक है, किसी लॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा जैसी चीज़ों को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए इन अ स्केर्सिटी सिचुएशन, यानी जहां पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, स्केर्सिटी सिचुएशन आ जाती है, इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में जहां गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, ऑनर्स, ऑब्लिगेशन, इन सारी चीज़ों की डिमांड बहुत हाई है, जब ऐसी सिचुएशन में हम कौन से लॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर इन चीज़ों को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये है जस्टिस की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर सही से इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया सोसाइटी में तो ये जो कमज़ोर सेक्शन है सोसाइटी के, उन तक ये चीज़ें कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी लॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर, जो दिमाग लगा के जो क्राइटेरिया सेट किया गया हो, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी में। कौन सी सिचुएशन में? स्केर्सिटी सिचुएशन में, जहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। वैसी सिचुएशन में इन चीज़ों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो कमज़ोर सेक्शन है, जो वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, उन तक ये चीज़ें कभी पहुंचेंगी ही नहीं, राइट? सो जस्टिस एक इंग्लिश टर्म है जिसे डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, जस्टिशिया या जस से, ठीक है, जिसका मतलब लिटरल मीनिंग होता है टू बाइंड, टू कॉन्ट्रैक्ट, और इन अदर वर्ड्स to bring coordination among various classes and individuals in a society, ठीक है? तो जस्टिशिया या जस का मतलब ये होता है या तो एक कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को बांधना, ठीक है, लोगों को जोड़ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोऑर्डिनेशन लेके आना क्लासेस और इंडिविजुअल्स के बीच में एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स और क्लासेस के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन लेके आना। ये मतलब है जस्टिशिया या जस वर्ड का। एक कोऑर्डिनेशन आप हमारे साथ भी बैठा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वी आर ग्रोइंग, एंड टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, राइट? ये जो स्लाइड्स हैं मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी। सिर्फ यही नहीं दूंगी, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। वीडियो अपलोड होने की कुछ देर बाद, 30 मिनट्स या 1 आवर बाद, वहाँ पे आपको नोट्स पहुँच जाएंगे। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं देन प्लीज़ वहाँ भी चले जाइए और यहाँ पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए एंड लॉमिट फैमिली का पार्ट बन जाइए। सो प्लेटो की बुक रिपब्लिक में, ठीक है, प्लेटो की बुक रिपब्लिक में उन्होंने कहा है जस्टिस एज वन ऑफ द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जस्टिस को उन्होंने कुछ ऐसे डिफाइन किया है कि उन्होंने जस्टिस को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का नाम दिया है। मैं जो चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो इसका क्या मतलब हुआ, जस्टिस एज वन ऑफ द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन? इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल जस्टिस तभी दे पाएगा
जब वो चीज़ परफॉर्म करेगा, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जिन ड्यूटीज़ के लिए उसने खुद को ट्रेन किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रक ड्राइवर तभी जस्टिस दे पाएगा या एक डॉक्टर तभी जस्टिस दे पाएगा जब वो काम कर रहा है जिसके लिए वो बना है। यानी वो डॉक्टर है तो उसे डॉक्टरी का काम करना चाहिए, राइट, उसे मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए। अगर हम उसे लॉयरिंग यानी कि वकीलों के प्रोफेशन में ले आएंगे तो वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो जस्टिस तभी कर पाएगा जब वो काम करेगा जिसके लिए वो बना है, जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उसकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। बात समझो, एक डॉक्टर की फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मेडिकल फील्ड में होती है, राइट, लॉयरिंग की फील्ड में नहीं। इसलिए जब वो मेडिकल की फील्ड में काम करेगा तभी वो एक तरीके से जस्टिस कर पाएगा, बिकॉज वो उसी के लिए ट्रेन्ड है। समझ गए? सो इसीलिए एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू रेंडर जस्टिस, वो जस्टिस तभी दे पाएगा जब वो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है। ठीक है, प्लेटो ने जस्टिस को सुप्रीम वर्च्यू कहा है। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू का मतलब होता है एक तरीके से मोरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, यानी जस्टिस एक तरीके से मोरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है, राइट। जस्टिस एक सुप्रीम वर्च्यू है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जस्टिस यही है कि जो भी अपनी मोरल ड्यूटीज को कम्युनिटी की तरफ फुलफिल कर रहा है, राइट, कम्युनिटी द्वारा जो भी दी गई मोरल ड्यूटीज है, ठीक है, कम्युनिटी ने जो भी मोरल ड्यूटीज दी है और जो भी इन मोरल ड्यूटीज को पूरी कर रहा है वो जस्टिस कर रहा है, राइट। यही चीज़ है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। तो मैं डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग या ऑथर्स के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि जस्टिस क्या है। बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ और बहुत ही सही सही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो प्लेटो ने हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया है, एरिस्टोटल ने बताया है जब कोई अपनी मोरल ड्यूटीज़ फुलफिल करता है, कम्युनिटी द्वारा दी गई मोरल ड्यूटीज़ फुलफिल करता है, तब वो जस्टिस करता है। अब आगे बढ़ते हैं। थॉमस एक्विनास को क्रेडिट दिया जाता है किस चीज़ का? इस चीज़ का कि उन्होंने जस्टिस को रिलीजन से सेपरेट किया था पहली बार। ठीक है, थॉमस एक्विनास वो पहले इंसान थे जिन्होंने जस्टिस को रिलीजन यानी धर्म से सेपरेट किया था, अलग अलग किया था। ठीक है, यानी उन्होंने जस्टिस और रिलीजन को अलग अलग नज़र से देखा था। और एक्चुअली में अलग अलग रिलीजन्स के पास भी अपने जस्टिस के लेकर आइडियाज़ हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सभी रिलीजन में अलग अलग आइडियाज़ हैं जस्टिस को लेके, अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइम्स में जस्टिस को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता था, यानी कि पहले के समय में जस्टिस को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था, आज के समय में जस्टिस को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, या आप इसे ऐसे कह सकते हो इवोल्यूशन ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस इवॉल्व कैसे हुआ है, हम ये डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, राइट। जस्टिस एक तरीके से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, राइट। एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, ये एक तरीके से नीड है हमारे प्रेजेंट एज की, राइट। अच्छा, पहले के समय में क्या था? जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, यानी जस्टिस को एडमिनिस्टर करने का जो काम था, वो सब इंडिविजुअल्स की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, मुझे धोखा दिया है, कुछ भी किया है, तो मैं पर्सनली आपसे बदला लूँगी, या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप पर्सनली आप अपना बदला लोगे। ठीक है, यानी सामने वाले को पर्सनली पनिश कर देना, खुद के साथ ही जस्टिस कर लेना, राइट। अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है तो वो उसका खून भी कर सकता है, दूसरा वाला जिसको थप्पड़ पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हाथ में ही है जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, वो खुद को ही जस्टिस दे रहा है। तो पहले के समय में ऐसा था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंसान की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये चीज? माइट इज राइट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। माइट अस राइट लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, इज होगा वहां पे, ठीक है। माइट इज राइट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये पूरी चीज, यानी मैं जो करूं वो सही है, इस चीज पर बेस्ड है ये पूरा सिस्टम, राइट। यही चीज उस वक्त प्रिवेलेंट थी, यानी मैं जो करूं वो सही है, इसलिए मैं जैसे भी खुद को जस्टिस देना चाहूं वो तरीका सही है। तो हर कोई एक दूसरे से रिवेंज लेकर ही एक दूसरे को जस्टिस देता था, ठीक है। रिवेंज सिस्टम चल रहा था एक तरीके से, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो दूसरे से जाके उसका रिवेंज ले लेगा, इसी तरीके से जस्टिस चल रहा था।
धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ा, समय बदला, फिर हम आए कंपेंसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी पर, यानी अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं उसके बदले पैसे ले सकती हूँ जिसने गलत किया है, ठीक है ना। यानी मेरे डैमेजेस के लिए वो कंपनसेशन मुझे दे सकता है पैसे के रूप में, पैसा मुझे दे देगा और मैं उससे कंपनसेट कर लूँगी, राइट। फिर हम और आगे बढ़े तो फिर आया सिस्टम ऑफ पनिशिंग द क्रिमिनल्स। सोसाइटी में क्रिमिनल्स को पनिश करने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस, कस्टम्स के थ्रू भी क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई सोसाइटी में। बट जैसे जैसे यार सोसाइटी और स्टेट इवॉल्व हुए और ज़्यादा एडवांस बने और ज़्यादा डेवलप हुए, तब स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी स्टेट अब लोगों तक जस्टिस पहुंचाने का काम करने लगा, राइट। पहले इंडिविजुअल खुद कर रहा था, अब स्टेट करने लगा, राइट। स्टेट के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जस्टिस देने की लोगों को। सो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छे से लोगों तक जस्टिस पहुंचाने के लिए स्टेट ने पावर का यूज करना शुरू किया, ठीक है, अपनी ताकत का यूज करना शुरू किया। पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर कभी किसी इंसान के साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है, तो वो एक तरीके से एनजीओज के पास जा सकता है, प्रेशर ग्रुप्स के पास जा सकता है, राइट, कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मुझे न्याय नहीं मिला है। तो ये लोग उन लोगों की आवाज़ बन जाते हैं, ठीक है। कोई गरीब आदमी है जो बता रहा है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो कितने ह्यूमन राइट्स वाले एनजीओज खड़े हो जाते हैं कि इसको जस्टिस नहीं मिला। तो प्रेशर ग्रुप्स कितने सारे खड़े हो जाते हैं कि इस इंसान को जस्टिस मिलना ज़रूरी है, जस्टिस दो, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, एक तरीके से वो लोग वॉइस बन जाते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी, अगर उन्हें जस्टिस नहीं मिलता है तो। इसीलिए पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सबका ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। लेजिस्लेचर एक तरीके से स्टैंडर्ड बताती है जस्टिस का कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए जस्टिस का। जुडिशरी जस्टिस हमें देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एक बेसिस पर जो लेजिस्लेचर ने उसे बताया है कि इस बेसिस पर जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, इस स्टैंडर्ड पर जस्टिस मिलना चाहिए, राइट। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जुडिशरी के जो वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशरी के जो डिसीजंस हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव। अब हम डिस्कस करेंगे जस्टिस का स्कोप क्या है, राइट, स्फीयर ऑफ एप्लीकेशन या स्कोप क्या है जस्टिस का। देखो, जस्टिस कहाँ कहाँ रेलेवेंट नहीं होगा, कहाँ कहाँ जस्टिस की वैल्यू नहीं होगी। जस्टिस की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर जो सिस्टम है वो प्योरली ऑथोरिटेरियन है, ठीक है। जस्टिस की वैल्यू तब भी नहीं होगी जब वो प्योरली कॉम्पिटिटिव सिस्टम में दिया जा रहा है। जस्टिस की वैल्यू तब भी नहीं होगी जब वो प्योरली कम्युनिस्ट सिस्टम में दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्योरली अथॉरिटेरियन सिस्टम में क्या होता है, यानी जहाँ पे सारी बातें अथॉरिटीज़ की मानी जाती हैं, यानी एक पर्सन की ही सारी बातें मानी जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है, ठीक है। तो इन प्योरली अथॉरिटेरियन सिस्टम, एक अथॉरिटेरियन सिस्टम, चाहे वो ट्रेडिशनल टाइप का हो, चाहे वो मॉडर्न टाइप का अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, राइट, जितनी भी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी चीज़ों का अलोकेशन है, राइट, जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, गुड्स, सर्विसेज, टाइटल्स, ऑनर्स, ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी उस अथॉरिटी के कहने पे। जो वो अथॉरिटी कहेगी उसी के कहने पे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ये सारी चीज़ें बांटी जाएंगी, एलोकेट की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू क्राइटेरिया या जो लॉजिकल क्राइटेरिया की हमने बात की थी, हमने कहा नहीं था कि जस्टिस की प्रेजेंट प्रॉब्लम है कि एक लॉजिकल क्राइटेरिया की ज़रूरत है, तभी इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है स्केर्सिटी सिचुएशन में। तो यहाँ पे तो लॉजिकल क्राइटेरिया या न्यू क्राइटेरिया की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो भैया जो अथॉरिटी कह रही है उसी बेसिस पर ही डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हर चीज़ का। अथॉरिटी कह रही है कि गुड्स एंड सर्विसेज इनको मिलने चाहिए तो इन्हीं को मिलेंगे, रिच क्लास को मिलने चाहिए तो रिच क्लास को मिलेंगे, पुअर क्लास को नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे तो न्यू क्राइटेरिया की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे किसी लॉजिकल क्राइटेरिया की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्योरली अथॉरिटेरियन सिस्टम में हम अथॉरिटी की ही बात मान रहे हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी न्यू क्राइटेरिया की, और 10 इसी वजह से जस्टिस की इतनी वैल्यू नहीं होगी इस सिस्टम में।
जहां भी आपको चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, जहां भी आपको डाउट लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। लॉ पीप्स इज माई इंस्टा आईडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी आकर आप मुझसे बात कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एक प्योरली कॉम्पिटिटिव सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं रहती है और सारी चीज़ें डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत लीस्ट इंटरफेरेंस रहती है। यहाँ पर भी न्यू क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी न्यू क्राइटेरिया या किसी लॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज या किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए एक लॉजिकल क्राइटेरिया की ज़रूरत है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर ही डिवाइड हो रही हैं। एक कम्युनिस्ट सिस्टम में द रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू नीड, यानी किसी की ज़रूरतों के हिसाब से ही हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक कम्युनिस्ट सिस्टम में, ठीक है। लेकिन यार, अगर हर किसी की ज़रूरतें हम फुलफ़िल कर सकते थे तो जस्टिस की ज़रूरत ही क्या थी, राइट। जस्टिस की ज़रूरत ही क्या है भैया, अगर सबकी नीड्स हम पूरी कर सकते हैं तो कम्युनिस्ट सिस्टम भी फेल हो गया, राइट। जस्टिस की ज़रूरत कहाँ है? जस्टिस की ज़रूरत है एक ओपन सोसाइटी में, इन अ सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी। ध्यान से सुनो कान खोल के। जस्टिस की, न्याय की ज़रूरत है एक ओपन सोसाइटी में जहाँ पे स्केर्सिटी की सिचुएशन हो, ठीक है, जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गुड्स एंड सर्विसेज और हर चीज़ की, स्केर्सिटी चल रही हो, कम है चीज़ें बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जस्टिस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हैं तो उनको सही मायने में डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, सही लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर खाने के लिए बहुत कम है सोसाइटी में तो खाना उन लोगों के पास पहले जाना ज़रूरी है जो बहुत ही वीक है, सेक्शन है सोसाइटी का। अगर पैसा बहुत ज़्यादा कम है सोसाइटी में तो उन लोगों को मिलना पहले ज़रूरी है जो वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, राइट। सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी में ही जस्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जस्टिस की ज़रूरत तब होगी जब सोशल एडवांटेजेस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, ठीक है, सोशल एडवांटेजेस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो और ये जो सोशल एडवांटेजेस हैं इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। यानी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, कुछ भी सोशल एडवांटेजेस है कि टॉयलेट होना चाहिए सभी के घर में, तो सोशल एडवांटेजेस की जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम लोगों के घर में खाना मिल पाता है, ठीक है, तब एक लॉजिकल क्राइटेरिया की हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे से इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और इनकी क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी किस क्राइटेरिया के बेसिस पर ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इस क्राइटेरिया को हम ओपनली डिस्कस कर पाएँ और अडॉप्ट कर पाएँ। यानी ऐसा नहीं हमने क्राइटेरिया दे दिया कि हाँ इस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर डिमांड हाई है तो, नहीं, उसके ऊपर डिस्कशन हो सके और उसे सच में हम अडॉप्ट कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। एंड क्राइटेरिया शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स। ऐसा नहीं है उस क्राइटेरिया को लेकर फिर बवाल शुरू हो गया, ऐसा नहीं है, सभी लोग उस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करें, ऐसा क्राइटेरिया वो होना चाहिए। सूटेबल चैनल्स ऑफ अपील एंड प्रोटेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड, यानी अपील कर लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं उस क्राइटेरिया के बारे में या उसके अगेंस्ट है, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एक ऐसा चैनल भी लोगों को दिया जाना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट कर सकें, वो अपील कर सकें इस क्राइटेरिया को लेके। और अगर ये क्राइटेरिया पुराना हो गया है तो लोगों के ओपिनियन की वजह से इसे बदला जा सके या इसे चेंज किया जा सके, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जस्टिस के स्कोप के लिए एक बहुत अच्छा सा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ इसको रेफ़र करना, बहुत सही चार्ट है ये, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। डायमेंशंस डिस्कस करेंगे जस्टिस के, इन्हें आप काइंड्स भी कह सकते हो या टाइप्स भी कह सकते हो जस्टिस के। कसम से यार बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये वीडियोस बनाना, सो अगर आपकी इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए तो प्लीज़ आपका एक काम है कि शेयर कर दो, बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि हम ग्रो हो सके यार, इतना तो डिज़र्व करती हूँ ना, इतना तो मानते होगे, राइट। सो पहला है मोरल जस्टिस, जिसे हम नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं। टू लीड लाइफ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एंड इनफ्लेक्सिबल नेचुरल रूल्स एंड राइट्स इज मोरल जस्टिस। तो नेचुरल रूल्स या यूनिवर्सल रूल्स, ठीक है, भगवान द्वारा बनाए गए रूल्स, नेचर द्वारा बनाए गए रूल्स, राइट्स, इनके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीना इज मोरल जस्टिस। लेकिन जो टर्म मोरालिटी है ये बहुत ज़्यादा वाइड है जस्टिस से काफ़ी बड़ा है ये टर्म
मोरालिटी। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है जस्टिस एंड मोरालिटी पर, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ ऊपर भी मिल जाएगा। और आगे भी हम जस्टिस और मोरालिटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लीगल जस्टिस। जस्टिस आपको स्टेट के अंदर रहकर ही मिल सकता है, राइट्स। कोर्ट्स आपको जस्टिस दे सकते हैं बिकॉज वही जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट। और लीगल जस्टिस उन्हीं जस्टिस में से एक है, क्योंकि लीगल जस्टिस की वैल्यू यार स्टेट के अंदर रहकर ही पॉसिबल है। लीगल जस्टिस को दो कॉन्टेक्स्ट्स में अप्लाई किया जाता है। कौन से हैं वो दो कॉन्टेक्स्ट्स? पहला है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी फॉर्मल जस्टिस, राइट। जस्टिस जब लॉ के अकॉर्डिंग चले, अगर लॉ कह रहा है, लॉ कोई प्रोसीजर दे दिया कि इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही जस्टिस दिया जाएगा लोगों को, ठीक है, यानी इसी तरीके से जस्टिस लोगों तक पहुंचेगा या इस बेसिस पर, इस स्टैंडर्ड पर जस्टिस लोगों को दिया जाएगा, तो हो गया जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जस्टिस, न्याय हमें कानून के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, जैसे कानून कह रहा है वैसे ही हमें न्याय मिल रहा है। यहाँ पर हम लॉ की वैलिडिटी की बात नहीं करते हैं, राइट। हमारा फोकस लॉ की वैलिडिटी नहीं होती कि लॉ वैलिड है या नहीं वैलिड है, बट फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट लॉ। बट हमारा फोकस इस पर रहता है कि जो प्रिवेलेंट लॉ है, जो प्रेजेंट लॉ है, ठीक है, उसके हिसाब से जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। ध्यान से सुनो, फिर से बहुत कान खोल के सुननी है चीज़ें, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज होके घूमोगे। मैं कह रही हूँ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ जैसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस चलेगा। समझ लिए बात? तो यहाँ पे लॉ की वैलिडिटी की बात नहीं हो रही है, लॉ वैलिड है, लॉ सही है, लॉ गलत है, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है जो लॉ प्रिवेलेंट है, जो लॉ प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लोगों तक जस्टिस पहुंच रहा है या नहीं, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं, ये यहाँ पे बात हो रही है, इसीलिए से कह रहे हैं जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस, यानी लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस का मतलब क्या? न्याय के हिसाब से कानून चले। पहले क्या था? न्याय कानून के हिसाब से चल रहा था, यहाँ पर कानून को न्याय के हिसाब से चलना है, राइट। लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि जो लॉ का सब्सटेंस है, ठीक है, लॉ कैसे बना हुआ है, लॉ वैलिड है या नहीं, तो हम यहाँ पे लॉ को एग्जामिन कर रहे हैं। पहले केस में क्या था? हमें लॉ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है वैलिड है या नहीं है। इस केस में क्या है? हमें लॉ से फ़र्क पड़ता है। हम लॉ की एक एक चीज़ एग्जामिन करेंगे और इंश्योर करेंगे, और ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस चल रहा है, ठीक है, यानी कि जैसा लॉ को जस्टिस के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर लॉ सही नहीं है, जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट्स है लॉ उसको पूरा नहीं कर रहा है, जस्टिस की जो ज़रूरतें हैं लॉ उसको पूरा नहीं कर रहा है, तो लॉ गलत है, ठीक है, लॉ सही नहीं है, लॉ वॉइड है, लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा था? हम ये चीज़ देख रहे थे, क्या जस्टिस लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, यानी लॉ जैसा कह रहा है जस्टिस उस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये बात हो रही है सेकेंड कॉन्टेक्स्ट में, क्या लॉ जस्टिस के हिसाब से चल पा रहा है, यानी जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि न्याय देने के लिए, लोगों तक न्याय पहुँचाने के लिए इस तरीके के लॉज होना ज़रूरी है, लोगों तक न्याय पहुँचे, लोगों तक जस्टिस पहुँचे, उसके लिए इस तरीके का लॉ होना ज़रूरी है। तो क्या उस तरीके का लॉ है, यानी लॉ जस्टिस की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं? ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको लीगल जस्टिस समझना है तो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। सो लॉ कब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा? लॉ तब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जब वो एक तरीके से जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, और उसके पास स्टेट की अथॉरिटी है, यानी लॉ को स्टेट की अथॉरिटी मिली हुई है और वो लॉ जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है, तो वो लॉ बेस्ट है, राइट। लॉ शुड एम्बॉडी ह्यूमन वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सोशल कॉन्शियसनेस। देखो, लॉ के पास एक तरीके से ह्यूमन वैल्यूज होना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि लोगों की जो सोशल कॉन्शियसनेस है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, उस हिसाब से ही लॉ का बनना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, तभी तो लॉ का फ़ायदा होगा, तभी तो जस्टिस मिलेगा। अब हम बात करेंगे पब्लिक जस्टिस की। पब्लिक जस्टिस का सिंपल सा इतना ही मीनिंग होता है, जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स, ठीक है, अपनी कंप्लेंट कोर्ट्स में जाके रजिस्टर करते हैं और कोर्ट्स आपको जस्टिस देते हैं या इस रिगार्ड में अपना डिसीजन सुनाते हैं, तब वो पब्लिक जस्टिस कहलाता है। प्राइवेट जस्टिस डिटरमिन करता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिलेशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग आपस में, एक ने किसी से लोन लिया, ठीक है, एक ने किसी दूसरे इंसान से लोन लिया, तो ये प्राइवेट जस्टिस है। लेकिन अगर उस दूसरे इंसान ने लोन का इंटरेस्ट या लोन का अमाउंट पे करने से वापस मना कर दिया, यानी जो लोन उसने लिया था उसको रीपे करने से मना कर दिया, तब वो इंसान कोर्ट भागेगा, ठीक है, कोर्ट जाएगा, तब ये पब्लिक जस्टिस उसे मिलेगा, राइट। तो एक तरीके से कोर्ट उसके साथ पब्लिक जस्टिस करेगा, उसे पब्लिक जस्टिस देगा, बिकॉज दो इंडिविजुअल्स कोर्ट गए हैं अपनी कंप्लेन लेके, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे पब्लिक जस्टिस के थ्रू हमें प्राइवेट जस्टिस अचीव हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज डिराइव्ड हियर इज दैट प्राइवेट जस्टिस इज एंड एंड पब्लिक जस्टिस इज अ मीन्स फॉर अचीविंग दिस एंड। यानी इंसान को प्राइवेट जस्टिस चाहिए, उसे चाहिए कि उसने जो, मतलब कि एक तरीके से उसके साथ न्याय हो, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइवेट जस्टिस के थ्रू, प्राइवेट जस्टिस एक एंड गोल है, समझ रहे हो, एक एंड गोल है प्राइवेट जस्टिस। और ये प्राइवेट जस्टिस, ये एंड गोल अचीव कैसे हो रहा है? पब्लिक जस्टिस के थ्रू हो रहा है। यानी हम कोर्ट्स जा रहे हैं और कोर्ट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं पब्लिक जस्टिस के थ्रू। तो प्राइवेट जस्टिस को अचीव करने के लिए पब्लिक जस्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन, देखो पहले लिखा रहेगा एक्सप्लेन प्राइवेट जस्टिस इज एन एंड एंड पब्लिक जस्टिस इज अ मीन्स फॉर अचीविंग दिस एंड। ये पूरी लाइन आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन, राइट। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। उन सारे सर्कमस्टेंसेस का सोसाइटी में प्रेजेंट रहना, उन सारी सिचुएशंस का सोसाइटी में प्रेजेंट रहना जिसकी वजह से वेलफेयर होगा सोसाइटी का, जिसकी वजह से सोसाइटी का भला होगा, उसे ही हम सोशल जस्टिस कहते हैं, ठीक है। उन सिचुएशन या उन सर्कमस्टेंसेस को एक तरीके से हम सोशल जस्टिस का नाम देते हैं। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। किस ग्राउंड पर? सेक्स, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस एक्सेट्रा, इन सारे ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। सोशल इक्वालिटी एक तरीके से दूसरा नाम है सोशल जस्टिस का, राइट, क्योंकि सोशल इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं इक्वालिटी का वीडियो देखा है, आपको नहीं पता है सोशल इक्वालिटी क्या होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए सोसाइटी में किसी को भी, राइट। सोशल जस्टिस इज पॉसिबल वेयर वन मैन इज नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय अनदर मैन। एक तरीके से सोशल जस्टिस सोसाइटी में तभी एक तरीके से मिल पाएगा लोगों को, जब एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। अगर एक इंसान अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहा है पैसे के लिए, ठीक है, और कुछ लोगों का फायदा हो रहा है इससे, मतलब एक तरीके से जो अमीरों के घर बने हुए हैं वो गरीबों के पैसों से बने हुए हैं, तब भैया सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, राइट, तब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है सोसाइटी में। वाइडर सेंस में सोशल जस्टिस का क्या मतलब हुआ? वाइडर सेंस में सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक तरीके से सोशल लाइफ को रीऑर्डर करना, ठीक है। सोशल लाइफ को इस तरीके से रीऑर्डर करना, इस तरीके से सोशल लाइफ को रीऑर्डर करना कि जो मटेरियल एंड मोरल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो मटेरियल एंड मोरल बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास के पास ना पहुंच जाए, ठीक है। जो मटेरियल एंड मोरल बेनिफिट्स हैं वो वीक सेक्शंस के पास भी पहुंचे। इस तरीके से रीऑर्डर करना सोशल लाइफ को, ठीक है। जिन चीज़ों की जिसको ज़रूरत है उस तक वो चीज़ें ज़रूर पहुंचे, एक तरीके से रीऑर्डर करना सोशल लाइफ को, और इन चीज़ों को उन लोगों तक पहुंचाना, मटेरियल मोरल बेनिफिट्स को उन लोगों तक पहुंचाना जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, तभी एक्चुअल में सोशल जस्टिस हो पाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, राइट। इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अनदर नेम फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ही होता है इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस पार्ट है सोशल जस्टिस का। इट रिक्वायर्स की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी
इकोनॉमिक जस्टिस ये कहता है कि सोसाइटी में इनकम और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस पर अलग अलग विचार हैं, देखते हैं कौन कौन से विचार हैं वो। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल थिंकर्स का क्या ओपिनियन है इकोनॉमिक जस्टिस को लेके। देखो लिबरल थिंकर्स का कहना है कि इकोनॉमिक जस्टिस की डिमांड पूरी हो जाएगी अगर जो पुअर लोग हैं, जो सोसाइटी में गरीब लोग हैं, वो लोग सेटिस्फाइड हैं कि उन्हें जो वेलफेयर सर्विसेज हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा उनके पास भी है, राइट। अगर गरीब लोगों तक हम लोग वेलफेयर सर्विसेज पहुंचा पा रहे हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, तो लिबरल थिंकर्स का ये मानना है कि इकोनॉमिक जस्टिस सेटिस्फाइड हो जाएगी, इकोनॉमिक जस्टिस की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी अगर जो पुअर लोग हैं सोसाइटी में उन तक वेलफेयर सर्विसेज पहुंच रही हैं तो, ठीक है। जो लोग भी पुअर लोग रह रहे हैं स्टेट में, अगर उन तक वेलफेयर सर्विसेज पहुंच रही हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस की डिमांड पूरी हो जाएगी, राइट। डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम आर रिड्यूस्ड थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बाय द स्टेट। और जो इनकम में इतनी ज़्यादा गैप है, गरीबों के और अमीरों की इनकम में जो इतनी ज़्यादा गैप है, अगर इस गैप को हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से थोड़ा सा कम कर दें। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है। किसी की 2 करोड़ है तो उस हिसाब से लगेगा, किसी की 1 लाख है तो उस हिसाब से लगेगा, राइट। तो अगर हम इस इनकम और वेल्थ के गैप को, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से कम कर दें स्टेट में, तब भी एक तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस हमें मिल जाएगा। तो लिबरल थिंकर्स ने 2 बातें कही, पहला कि पुअर लोगों तक वेलफेयर सर्विसेज पहुंच जाएं, और दूसरा जो इनकम में गैप है गरीबों की और अमीरों की उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से कम कर दिया जाए, तो हमें क्या कहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाएगा। मार्क्सिस्ट थिंकर्स का क्या मानना था? मार्क्सिस्ट थिंकर्स का मानना था कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तब एक तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस हो पाएगा। यानी मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने 2 बातें कही कि पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करो, उसे अबॉलिश करो, दूसरा है कैपिटलिस्ट को यहाँ से भगाओ, राइट, तभी इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस का सिंपल सा यही मतलब है कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल पावर्स दिए जाने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाने चाहिए, और सभी लोगों का हक है कि वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट के अफेयर्स में, राइट। इसी का यही मतलब है पॉलिटिकल जस्टिस का। पॉलिटिकल जस्टिस का एस्टैब्लिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टेट में। कुछ फ्रीडम्स दी जाती हैं लोगों को, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी फ्रीडम्स दी जाती हैं लोगों को, और ऐसी सिचुएशंस बनाई जाती हैं ताकि लोग इन फ्रीडम्स को एंजॉय कर सके प्रॉपरली, इनका प्रॉपर यूज़ कर सके, ऐसी सिचुएशन भी दी जाती है। पॉलिटिकल जस्टिस का मानना है कि जो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का वो लोग हैं, वो पब्लिक है, वो पीपल है। और ये कब पूरा हो सकता है? जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, है ना। डेमोक्रेसी में ही लोगों के पास अधिकार रहता है बोलने का, एक लोकतंत्र में ही लोग अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस एक लोकतंत्र में ही पॉसिबल है, राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, तभी तो वो गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी तभी तो लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, राइट। और एक पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को ये भी अधिकार देता है कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजरल जस्टिस। पहले तो ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। प्रोसीजरल जस्टिस एक तरीके से जस्ट प्रोसीजर, ठीक है, एक सही प्रोसीजर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एडवांटेजेस। कौन सी सोशल एडवांटेजेस? गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिट्स एटसेट्रा। इन सोशल एडवांटेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेट में एक जस्ट प्रोसीजर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा प्रोसीजर सही है, जब हमारा प्रोसीजर जस्ट है, तो जो आउटकम आएगा यानी जो एंड रिजल्ट आएगा उसे भी हम सही ही मानेंगे, उसे हम ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेंगे कि वो सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम फिर से समझा देते हैं आपको। एक जस्ट प्रोसीजर, एक सही प्रोसीजर होना चाहिए सोशल एडवांटेजेस जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर जो इसका आउटकम आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, हम उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेंगे कि वो जस्ट है, कि वो जो रिजल्ट आया है वो भी जस्ट है।
अच्छा, ये आइडिया जो है प्रोसीजरल जस्टिस का, ये रिलेटेड है लिबरलिज्म से, राइट। जस्टिस का फंक्शन क्या है कि लोगों के बीच के रिलेशंस को रेगुलेट करना, इंडिविजुअल्स ग्रुप्स के बीच के रिलेशंस को रेगुलेट करना ही काम है जस्टिस का, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मेन स्टे ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेन स्टे का मतलब होता है चीफ सपोर्ट, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द चीफ सपोर्ट ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस। इसका मतलब हुआ कि कोई भी स्टेट इंश्योर करेगा कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप एक दूसरे को ऑप्रेस ना करे, एक दूसरे को तंग ना करे फ्रॉड या फोर्स के मीन्स से। ये काम रहेगा स्टेट का कि ऐसा होना चाहिए, राइट, कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप एक दूसरे को ऑप्रेस ना करे, दबाए नहीं। एक्सपोनेंट्स कौन कौन है भाई प्रोसीजरल जस्टिस के? पहले है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, दूसरे हैं मिल्टन फ्रीडमैन, और भी बहुत सारे हैं बट ये दो मेन है। सो प्रोसीजरल जस्टिस क्या करता है? प्रोसीजरल जस्टिस सारे डिस्टिंक्शंस खत्म कर देता है ह्यूमन बींग्स के बीच में, और सभी की इक्वल डिग्निटी और मोरल वर्थ को एक्सेप्ट करता है। दस इसी वजह से प्रोसीजरल जस्टिस एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, क्योंकि सभी की मोरल वर्थ, सभी की इक्वल डिग्निटी को वो एक्सेप्ट करता है। स्पेंसर ने क्या कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि स्टेट को किसी भी तरीके की हेल्प नहीं देनी चाहिए वीक सेक्शंस को, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं देना चाहिए वीक सेक्शंस को, बिकॉज अगर किसी भी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है वीक सेक्शंस को, देन जो केपेबल लोग हैं सोसाइटी में, उनके साथ एक तरीके से हम अन्याय कर रहे हैं, राइट। और उन्हें उनका एक फेयर शेयर नहीं मिल पाएगा सोसाइटी में, बिकॉज वो शेयर वीक लोगों के पास चला गया। इसीलिए स्पेंसर ने कहा है कि वीक लोगों को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करना चाहिए स्टेट को, अदरवाइज जो केपेबल लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा, और इसी तरीके से सोशल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी सोसाइटी की। फ्रीडमैन ने एक तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की है कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म की। उन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म एक बहुत ही इसेंशियल कंडीशन है फ्रीडम के लिए, राइट। अगर हमें फ्रीडम चाहिए ज़्यादा तो कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म को हमें रखना होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ही हट जाना चाहिए वेलफेयर फंक्शन से, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी वेलफेयर फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके के वेलफेयर फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने चाहिए। ये कहना है स्पेंसर और फ्रीडमैन का। अब हम बात करेंगे सब्सटैंटिव जस्टिस की। जो भी गाइज इन टॉपिक से ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको उस PDF में मिल जाएंगी जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी 30 मिनट या 1 घंटे बाद इस वीडियो को अपलोड करने के। तो प्लीज़ वो PDF ज़रूर देख लीजिएगा। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोशल एडवांटेजेस का, ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में, वो एलोकेशन या वो डिस्ट्रीब्यूशन ही जस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजरल जस्टिस में हम बात कर रहे थे कि प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कौन से प्रोसीजर से हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्रोसीजर सही होना चाहिए। यहाँ पे सब्सटेंटिव जस्टिस कह रहा है कि प्रोसीजर तो बाद में आएगा, वो सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी इश्यू ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ही जस्ट होना चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूशन ही सही से कर दोगे तो प्रोसीजर की क्या ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो प्रोसीजरल जस्टिस में बात हो रही थी कि प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एडवांटेजेस, यही चीज़ जस्ट होनी चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ही सही से करो, राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द प्राइमरी इशू, डिस्ट्रीब्यूशन सही से कर दो, ये प्राइमरी इशू है। द प्रोसीजर फॉर मेकिंग सच डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेकेंडरी इशू, यानी प्रोसीजर जो है वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू है डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है या नहीं, ठीक है। जो सब्सटैंटिव जस्टिस है वो किसके कोरस्पॉन्ड करता है, कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करता है? सब्सटैंटिव जस्टिस सोशलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करता था, है ना। और जो आपका क्या कहते हैं प्रोसीजरल जस्टिस है वो लिबरलिज्म की पॉलिसी को फॉलो करता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। प्रोसीजरल जस्टिस कह रहा है कि प्रोसीजर जस्ट रखो, प्रोसीजर को सही रखो डिस्ट्रीब्यूशन के, और सब्सटैंटिव जस्टिस कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को ही जस्ट रखो, डिस्ट्रीब्यूशन ही सही से करो, प्रोसीजर हम एडजस्ट कर लेंगे। सब्सटैंटिव जस्टिस एक तरीके से जस्टिस को टेस्ट करता है,
किस तरीके से टेस्ट करता है कि सोशल एडवांटेजेस अंडर प्रिविलेज्ड वीक सेक्शंस पुअर सेक्शंस को भी अवेलेबल है या नहीं सोसाइटी में, है ना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये डिमांड करता है सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ सभी को मिलनी चाहिए सोसाइटी में। सब्सटैंटिव जस्टिस ये कहता है कि सेल्फ डेवलपमेंट की जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सारी वस्तुएं हैं जिनके कारण हम सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को भी मिलनी चाहिए सोसाइटी में। यही कहना है सब्सटैंटिव जस्टिस का। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसका कि प्राइमरीली कंसर्न, जिसका कि मेन मोटिव, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का मेन मोटिव है कि पनिशमेंट डिसाइड करना किसी क्राइम की। यही मेन मोटिव है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का। डेविड मिलर, राइट, डेविड मिलर ने 3 कंडीशंस बताई हैं टू एंश्योर जस्टिस इन द मैटर ऑफ पनिशमेंट। यानी कौन सी 3 कंडीशंस को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम डिसाइड कर रहे हैं किसी की पनिशमेंट को, राइट, जब हम किसी को पनिश करने जा रहे हैं तो कौन सी 3 कंडीशंस हमें फुलफिल करनी है। पहली कंडीशंस, दैट पनिशमेंट शुड ओनली बी इन्फ्लिक्टेड ओनली ऑन दोज हु फाउंड गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर। यानी कि हमें पनिशमेंट उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिन्होंने सच में क्राइम किया है और ये गिल्टी माने गए हैं, ठीक है। जब कोर्ट ने किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है, जब कोर्ट ने किसी को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इसी ने क्राइम किया है, तभी हमें उसे पनिश करना चाहिए और एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट। प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू पनिशमेंट मिलनी चाहिए से पता चल रहा है कि स्टेट ही किसी को पनिश कर सकता है, इंडिविजुअल पनिश नहीं कर सकता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से स्टेट के हाथ में है कि उसे कैसे पनिश करना है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि उतनी ही पनिशमेंट दो जितना कि उसने गुनाह किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं उसे गोली मार दूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितना कि आपका गुनाह है, राइट। यही चीज़ एक तरीके से थर्ड पॉइंट में भी उन्होंने कही है, बस थोड़ा घुमा के कही है कि ना तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सीवियर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा भयानक पनिशमेंट होनी चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा कम पनिशमेंट होनी चाहिए, राइट। एक तरीके से उसके गुनाह के हिसाब से ही उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मेन मोटिव है कि जो बेनिफिट्स हैं, जो बर्डन्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए, राइट। बेनिफिट्स और बर्डन्स को, ठीक है, जस्टिस के हिसाब से, जस्टिस के आइडिया के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिटरमिन करने के लिए डेविड मिलर ने हमें 3 क्राइटेरियाज दिए हैं। पहला क्राइटेरिया है प्रोटेक्शन ऑफ एक्नॉलेज्ड राइट्स, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डिजर्ट, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड। अब हम इन क्राइटेरियाज को एक एक करके समझेंगे। पहला है फर्स्ट क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट करता है, राइट, एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट करता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो लोगों के डिफरेंट रैंक्स और पोजीशंस के हिसाब से और वो कितने ज़रूरी हैं उन्हें रखा जाता है, ठीक है। लोगों की रैंक्स और पोजीशंस देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है इस सिस्टम में। जो डिमांड उठ रही है प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स की एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रैंक्स की, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हम किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को। अगर हम एग्जिस्टिंग रैंक्स, अगर हम रैंक के बेसिस पर चल रहे हैं, अगर हम एग्जिस्टिंग राइट्स के बेसिस पर चल रहे हैं, तो एक तरीके से हम जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, जो पुअर सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको उनके अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। ये मतलब है पहले क्राइटेरिया का। हायरार्की का मतलब यानी कि बड़े से छोटा, हायरार्की का मतलब ही है कि प्रॉपर एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो हिंदू कास्ट सिस्टम। पहले हिंदू कास्ट सिस्टम था, द शूद्रा सबसे नीचे आते थे और जो आपके पंडित्स थे वो सबसे ऊपर आते थे, राइट। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और शूद्र सबसे नीचे थे। तो हायरार्की का क्या मतलब हुआ? हायरार्की का यही मतलब हुआ ना, तुम गरीब को नीचे फेंक दे रहे हो, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को तुम नीचे ले आ रहे हो, जबकि उनको सबसे टॉप पे होना चाहिए क्योंकि उन्हीं की ज़रूरतें सबसे ज़्यादा हैं,
राइट तो हायरार्किकल सिस्टम की वजह से जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो एक हायरार्की क्रिएट करता है, राइट जिसकी वजह से अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को रिलीफ नहीं मिल पाता है, उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, राइट। सेकेंड क्राइटेरिया एक तरीके से मार्केट सोसाइटी सिस्टम को स्टैब्लिश करता है। फर्स्ट क्राइटेरिया हायरार्किकल सिस्टम को स्टैब्लिश कर रहा था, सेकेंड क्राइटेरिया एक मार्केट सोसाइटी सिस्टम को स्टैब्लिश करता है, राइट। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि किसी को सोशल बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब उसने सोशल गुड के लिए कंट्रीब्यूट किया है। यानी अगर आपने सोशल गुड में कंट्रीब्यूशन किया, अगर आपने सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तभी आपको सोशल बेनिफिट्स मिल पाएंगे, राइट। लेकिन इसमें भी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि ये कहता है, ये सिस्टम ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, यानी जो कैपिटलिस्ट हैं, वो लोग अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? जो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज है वर्किंग क्लास की, उसको वो लोग खरीद सकते हैं सस्ते दामों पर। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी भाषा में कहें तो इसकी प्रॉब्लम ये है, सेकेंड क्राइटेरिया की प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहा है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, ठीक है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं वो लोग अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं, वो लोग अपना पैसा बढ़ा सकते हैं अगर वो लोग वर्किंग क्लास को यानी वर्कर्स को कम दामों पर खरीद लें तो ये चीज़ तो गलत है, यानी ये क्राइटेरिया भी एक तरीके से गलत है, ठीक है, बिकॉज ये क्राइटेरिया मार्केट सोसाइटी सिस्टम को होल्ड करता है। ये कहता है कि तुम्हें सोशल कंट्रीब्यूशन करना होगा तभी तुम्हें सोशल बेनिफिट्स मिल पाएंगे, राइट। और ये भी कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं वो अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं, वो अपना पैसा दुगना या तिगना कर सकते हैं अगर वो लोग वर्किंग क्लास को सस्ते दामों पर काम देना शुरू कर दें तो। थर्ड क्राइटेरिया क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिटरमिन करने का, वो देख लेते हैं अब। सो थर्ड क्राइटेरिया असलियत में यानी रियलिटी में तभी पॉसिबल है जब गुड्स एंड सर्विसेज अबंडेंस में अवेलेबल हो, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज कभी खत्म ही ना हो। अगर ऐसा हो सकता है तभी ये थर्ड क्राइटेरिया पॉसिबल है, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। यानी ये थर्ड क्राइटेरिया भी पॉसिबल नहीं है। If it is applied in situation of scarcity, then it will deny the talented to give their best to society. देखो अगर क्या हो, अगर इस क्राइटेरिया को, थर्ड क्राइटेरिया को अगर हम लोग स्केर्सिटी की सिचुएशन में अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जब डिमांड है और सप्लाई कम है, ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे इस क्राइटेरिया को तो क्या होगा? अगर इस क्राइटेरिया को हम स्केर्सिटी की सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो जो गरीब हैं उन्हीं को पहले मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की है। तो एक तरीके से जो स्मार्ट लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, जो टैलेंटेड लोग हैं उनका शेयर काटना पड़ेगा, उनको बहुत कम मिलेगा, राइट, बिकॉज ज़रूरत उसको ही सबसे ज़्यादा है जो कमज़ोर है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड लोगों के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, उनके साथ एक तरीके से भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये थर्ड क्राइटेरिया भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? वही बिकॉज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है। दूसरा, अगर स्केर्सिटी की सिचुएशन में इस क्राइटेरिया को अप्लाई करें तो एक तरीके से टैलेंटेड लोगों के साथ ये पार्शियलिटी होगी, ठीक है, उनके साथ ये गलत होगा, एक भेदभाव होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कौन कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं इस टेबल में, ठीक है, और क्या कहते हैं कौन कौन से ऑथर्स ने इस बारे में बात की, कौन से चीफ एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्नॉलेज्ड राइट्स, इसके जो चीफ एक्सपोनेंट है वो है डेविड ह्यूम, और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डेजर्ट, इसके जो आपके चीफ एक्सपोनेंट हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर। डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड यानी जो थर्ड क्राइटेरिया है उसके एक्सपोनेंट है, क्या लिखा है यहाँ पे, पीटर क्रोपोटकिन करके कुछ है, ठीक है, वो चीफ एक्सपोनेंट्स के यहाँ पे नाम दिए हैं। ईयर वीयर याद करने की जरूरत नहीं, वो सब बकवास लिखा है। ये टेबल इतनी आप लोग रीड कर लीजिएगा। प्लस कौन से सोशल ऑर्डर की बात करता है हर क्राइटेरिया, जैसे कि जो पहला क्राइटेरिया तो हायरार्किकल ऑर्डर की बात कर रहा था, सेकंड क्राइटेरिया बात कर रहा था कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम की, और थर्ड क्राइटेरिया बात कर रहा था आपके सॉलिडारिटी कम्युनिटी की। तो ये चीज़ प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है, प्लीज़ पढ़ लेना। हम जो नोट्स देंगे पीडीएफ में आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे देने वाली हूँ, हर टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है गाइस। बहुत ध्यान से चीज़ें समझो, थोड़ी टफ है बट समझ आ जाएंगी। अब जस्टिस और लॉ के बीच के डिफरेंस को हम क्लियर करेंगे।
लॉ का अल्टीमेट गोल क्या है? लॉ का अल्टीमेट गोल है जस्टिस को अचीव करना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जस्ट लॉ एक मीन्स है, ठीक है। लॉ एक तरीका है जिससे कि जो हमारा एंड गोल जस्टिस है हम उसे अचीव करते हैं, ठीक है। तो लॉ का गोल क्या हुआ? जस्टिस अचीव करना, राइट। लॉ किस लिए बनता है? ताकि लोगों को न्याय मिल सके, ठीक है। तो लॉ एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने एंड गोल यानी जस्टिस तक पहुंच सकते हो। लॉ को एक तरीके से स्टेट बनाता है, ठीक है। लॉ इज फ्रेम्ड बाय स्टेट बट जस्टिस इज अबव द स्टेट। जस्टिस एक तरीके से भगवान की वाणी को कहते हैं, राइट। तो वो स्टेट के भी अबव है और इंडिपेंडेंट है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है जस्टिस। लॉ एक तरीके से बदल सकता है गवर्नमेंट सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम और है तो वहाँ का कुछ और है, तो लॉ भी डिफरेंट होगा। लेकिन जस्टिस का जो बेसिक नेचर है ना, कि जस्टिस न्याय का जो बेसिक नेचर है वो हर जगह सेम रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम हो। और इस डिस्टिंक्शन है जस्टिस और लॉ में, लेकिन ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं और ये आपको तब पता चलेगा जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस रीड करोगे। अब जस्टिस और मोरालिटी को समझते हैं। एक अच्छा सा वीडियो मैंने डिटेल्ड सा बना दिया है, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, प्लीज उसे भी देख लीजिएगा। मोरालिटी एक तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक होती है नेचर में, यानी वो इंसान टू इंसान डिपेंड करती है, इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करती है मोरालिटी। मुझे मोरल होना होगा तो हम होंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे, राइट, ठीक है। तो ये मोरालिटी इंडिविजुअल के नेचर पर डिपेंड करती है। जस्टिस जो है वो स्टेट के अंदर भी रहता है, इंडिविजुअल के अंदर भी रहता है, राइट। जस्टिस पर्सनल भी रहता है और पब्लिक भी रहता है। मोरालिटी सिर्फ पर्सनल रहती है, पब्लिक नहीं। मोरालिटी में इंटेंशन का स्पेसिफिक रोल रहता है। एक मरते हुए चूहे को मैं बचाना चाहती हूं या नहीं, मेरी इंटेंशन है या नहीं उसे बचाने की, ये मोरालिटी है। इससे मुझे सजा नहीं दे देगा कोर्ट। बट जस्टिस जो है, जस्टिस वो सारी ही चीजें इंक्लूड करता है। जस्टिस हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, इंडिविजुअल के और स्टेट के। मोरालिटी बस एक एस्पेक्ट की बात करती है जो है इंटेंशन। मोरालिटी देखो कि स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है, ठीक है। मोरालिटी का मतलब एक तरीके से ये है कि मोरालिटी को प्रैक्टिस में नहीं ढाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये पूरी तरीके से इंडिविजुअल के नेचर पर डिपेंड करती है। जिसके पास मोरल वैल्यूज होंगी वो काम करेगा उनके अकॉर्डिंग, जिसके पास नहीं होंगी नहीं करेगा, राइट। इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती किसी को कि तुमने मोरल बिहेवियर क्यों नहीं दिखाया। अरे भाई वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है मोरालिटी। लेकिन जस्टिस जो है वो हम कोर्ट से जाकर मांग सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम कोर्ट जा सकते हैं फॉर जस्टिस, राइट। मोरालिटी एक तरीके का आइडिया है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। जस्टिस एक हकीकत है, एक रियलिटी है। स्टेट किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले पाएगा अगर किसी की मोरालिटी इन्फ्रिंज हुई है तो, ठीक है। अगर किसी के साथ मोरल बिहेवियर नहीं हुआ है तो उसे हम पनिश नहीं कर सकते जिसने ऐसा नहीं किया, राइट। किसी ने किसी के टुवर्ड्स मोरल बिहेवियर नहीं दिखाया तो हम उसे पनिश नहीं कर सकते। किसी ने बेगर को पैसे नहीं दिए, किसी ने चूहे की जान नहीं बचाई तो हम उसे फांसी पर नहीं लटका सकते हैं, राइट। लेकिन अगर जस्टिस इन्फ्रिंज हुआ है, किसी का न्याय, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है, किसी सिचुएशन में उसको न्याय मिलना था लेकिन उसे नहीं मिला है, तब हम कोर्ट जा सकते हैं, तब हम स्टेट की हेल्प ले सकते हैं। और इन डिफरेंसेस के बावजूद जस्टिस और मोरालिटी काफी हद तक एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और ये चीज आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ सकते हो। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इतना ब्रेक करके आपको समझाया, एक एक मीनिंग समझाया, एक एक वर्ड का। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा यार, ठीक है। आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट 2 वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।